नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। आज का पार्ट 8 है और हम इससे पहले 7 पार्ट जो हैं वो पूरे कर चुके हैं। उनमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने प्रश्नों के माध्यम से देखा था। आज एक और नए टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम मौलिक अधिकारों को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं परीक्षा में। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर करेंगे, सारे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आज का महत्वपूर्ण रहेगा, ये वीडियो आज का महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसे अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं अपना वीडियो और प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, ठीक है। तो हमें भाग बताना है कि किस भाग में वर्णित है। तो भाग 2, 3, 4 या 6। तो भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग 3 में वर्णित है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है मौलिक अधिकार और भाग 3 में है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मौलिक अधिकारों से तात्पर्य है वो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, ठीक है। राजनीतिक जो लोकतंत्र हैं उसके आदर्शों की उन्नति से है और इन्हें ये नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान के द्वारा गारंटी और सुरक्षा के रूप मतलब सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों को किसी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, यानी जो आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है और जो राजनीतिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो पूछा गया है वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान में जो अधिकार प्राप्त हैं वो है 6, 7, 8, 9। तो अधिकार प्राप्त है 6, ठीक है। जबकि मूल संविधान की बात करें तो टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उनमें से जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था, ठीक है। उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया था और उसको भाग 12 में जगह दे दी गई थी, ठीक है। और अनुच्छेद 300A में 300A बनाकर उसको भाग 12 में स्थान दे दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का ही हिस्सा थे, यानी जब संविधान का गठन हुआ तभी से मौलिक अधिकारों को संविधान में जगह दी गई थी, ठीक है। तो यह मूल संविधान का हिस्सा है, इन्हें किसी संविधान संशोधन के द्वारा या किसी भी जो है वो नियम के द्वारा इनको नहीं जोड़ा गया, ठीक है। ये मूल संविधान का ही हिस्सा रहे हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। कौन मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का अधिकार। तो ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर है कि हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, जबकि बोलने का अधिकार यानी वाक अभिव्यक्ति का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार और धर्म का आधार मौलिक अधिकारों में वर्णित है भिन्न भिन्न अनुच्छेदों के तहत, ठीक है। जबकि जो हड़ताल पर जाने का अधिकार है, ऐसा कोई अधिकार मौलिक अधिकार में वर्णित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। तो ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति जी के पास। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, हमें संसद लगेगा, ठीक है, लेकिन जबकि जो वास्तविक उत्तर है वो इसमें राष्ट्रपति है। लेकिन हमने कल भी देखा था कि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका शक्ति का में निहित होता है, जबकि वास्तविक अधिकार मंत्रिपरिषद का होता है जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर भी वही बात लागू होती है, लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो मौलिक अधिकारों के निलंबन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को,
राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है? वो है उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, तो इस दोनों न्यायालयों को अधिकार प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को भी प्राप्त है, यानी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों को ही प्राप्त है अलग अलग अनुच्छेदों के द्वारा। अनुच्छेद 32 में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 में ये अधिकार मिला है हाई कोर्ट को। ठीक है, दोनों ही को ये अधिकार प्रदान किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को भी और हाई कोर्ट को भी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, और हम देखते भी हैं कि जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित या फिर निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन 20-21 नहीं होते। तो इसका अर्थ ये है कि मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संरक्षक की बात करें तो संसद है कि राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल? तो अभी हमने देखा था कि इसका संरक्षक कौन है, न्यायपालिका है। ठीक है, जब भी हमारे मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और न्यायपालिका में दोनों सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी उच्चतम और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, अलग अलग अनुच्छेदों में 32 और 226। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल अधिकारों का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो मूल अधिकारों का जो मूल उद्देश्य है, जो प्रमुख उद्देश्य है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, क्योंकि यह मानव की स्वतंत्रता, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्णतः नियंत्रण रखता है? किस पर? विधान सत्ता पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 14, 15, 16 या 17? तो अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। हम देखते हैं कि जो विधि के समक्ष समान संरक्षण है वो दिया गया है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, यानी जो समानता का अधिकार है ना, उसके अंतर्गत जो विधान समानता है, जो विधि के समक्ष समानता है, उसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है। इसीलिए कहा जा सकता है कि विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 व 15, अनुच्छेद 14, 15 व 16, अनुच्छेद 14 व 16। तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14, 15 व 16। ठीक है, अनुच्छेद 14, 15 व 16, क्योंकि ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। तो तीनों अनुच्छेद इसमें रहेंगे क्योंकि समानता का अधिकार की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो 14, 15, 16 तीनों को ही इंक्लूड किया जाएगा, और तीनों को मिला के पढ़ने पर हमें सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है। तो 14, 15, 17 या 18? तो ये तो हम देखते ही हैं कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, यानी छुआछूत से जो भी विभेदीकरण है उसका अंत दिया गया है। ठीक है, तो छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। आगे देखते हैं। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी ये तीनों ही समानता को जो है वो सुनिश्चित किया गया है भारतीयों के लिए। ठीक है, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरीके की समानता को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, किसका? विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या फिर समता का अधिकार। तो अनुच्छेद हमने देखा था कि 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 15 भी आता है, जो जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन करता है, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर समता का अधिकार, ठीक है। आगे देखते हैं, चेन्नई बनाम चंपक दो राय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है, पहला है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, दूसरा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, फिर आता है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, फिर आता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जाहिर सी बात है इसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार होगा, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? 15 से संबंधित है। देखिए हुआ ये था कि जो 15D है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 15 को तो शामिल किया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में फिर इसमें भाग B, C, D वगैरह इसमें जोड़े गए थे। ऐसे ही इसमें जो एक भाग जोड़ा गया था, एक सब क्लॉज जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 15D, ठीक है। यह भारतीय संविधान में प्रारंभिक तौर पर नहीं था, जैसा मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। अब हुआ ये था कि जो मद्रास, जो वर्तमान में तमिलनाडु के अंतर्गत है, तो मद्रास में एक वाद के तहत राज्य सरकार एक सांप्रदायिक आदेश पारित किया था मद्रास के द्वारा, और उसके तहत राज्य में विश्वविद्यालय हों चाहे मेडिकल कॉलेजेस हों, है ना, उनमें सामाजिक पिछड़े या फिर SC ST के प्रवेश में वरीयता दी जाएगी, ठीक है। ये एक आदेश पारित किया गया था राज्य की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, ठीक है। इस आदेश के प्रावधानों के तहत एक चंपाकम नामक लड़की थी, उसको प्रवेश न मिलने के कारण उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, और उसी के बाद ये पूरा जो वाद था वो चंपाकम दो रायजन बना भारत संघ, पूरा ये वाद कहलाया, ठीक है। और इसके बाद भारत सरकार ने एक संशोधन किया, प्रथम संविधान संशोधन 1950, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1950, जिसके बाद में आर्टिकल 15 में खंड जो D है, यानी फिर ये भी कह सकते हैं कि जो भाग 4 है इसमें, ठीक है, सब क्लॉज, उसको जोड़ा गया, और इसके तहत जो SC ST जो पिछड़ा वर्ग हैं उनको शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण देने की बात कही गई थी, ठीक है। तो ये पूरा केस था, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22? तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि जो 19, 20, 21, 22 है वो स्वतंत्रता से संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। और इसी में जो है वो 19(1) का जो सब क्लॉज है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ठीक है, हमको बताना है प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो किस अधिकार में निहित है। तो नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वातंत्र्य, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो भाषण स्वातंत्र्य में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी निहित है, क्योंकि हमने देखा था कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर कहाँ तक है, 22 तक दिया गया है। और अनुच्छेद 19 को ही अकेले 6 प्रकारों की स्वतंत्रता इसमें दी गई है, ठीक है, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी गई है, ठीक है। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भी है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अथवा अबाध रूप से संरक्षण करने की भी स्वतंत्रता है ना, किसी भी भाग में निवास करने या बसने की भी स्वतंत्रता दी गई है। और आखिरी के तहत कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो हमें ये देखना था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भाषण स्वातंत्र्य के अंतर्गत आती है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, ध्यान में रखना है, जो कि 19 का जो सब क्लॉज 1 है उसके तहत
आती है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17, 19, 23 या 24। तो बच्चों के शोषण से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 24। ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो किसी भी कारखाने में या किसी भी मजदूरी जो क्षेत्र है उसमें नहीं लिप्त दिखाई देंगे, यानी अगर वो लिप्त दिखाई देते हैं तो ये एक कानूनी अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बच्चों के शोषण से संबंधित है वो है अनुच्छेद 24। आगे देखते हैं, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष की ना हो गई हो। देखिए यही प्रश्न दिया गया है यहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन अलग तरीके से पूछ लिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखानों में या फिर किसी खानों में व्यक्तिगत रूप से कार्य के लिए, ठीक है, यानी उसको मजदूरी के लिए नहीं लिप्त किया जा सकता है, मजदूरी के लिए उसको नहीं कहा जा सकता है। अगर 14 वर्ष से ज़्यादा का है तब वो इस कार्य को कर सकता है, वो भी अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। ठीक है, लेकिन 14 वर्ष से कम अगर बच्चे इस क्षेत्र में लिप्त होते हैं, मजदूरी के क्षेत्र में लिप्त होते हैं, तो वह एक कानूनी अपराध माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो समानता के अधिकार से है, या संपत्ति के अधिकार से है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है, या फिर अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता के अधिकार से है। तो हमें बताना है, तो जाहिर सी बात है ये जो सही रहेगा वो है इसमें धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जिसमें जो अनुच्छेद 25 है उसमें व्यक्ति के अंतःकरण व धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? व्यक्ति के अंतःकरण व धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक, आगे देखते हैं, धर्म की संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों कृपाण धारण करने का अधिकार जो है वो दिया गया है? यानी जो कृपाण है वो सिख धारण कर सकते हैं, उसको स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो अनुच्छेद 24, 25, 26 या 27। तो अनुच्छेद 25, ठीक है, जो कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें यह अधिकार दिया गया है कि जो कृपाण धारण करने का अधिकार सिखों को है उसको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग ही माना गया है। ठीक है, अगर इसके अन्य प्रावधानों को देखें तो जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता नहीं है इसके अंतर्गत। इसके जो एक सब क्लॉज है 25(1) का, उसके तहत सरकार लोकहित को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता का निषेध कर सकती है। ठीक है, और इसका एक सब क्लॉज 2 भी है 25 का, उसके तहत ये कहा गया है कि जो सरकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में विधि बना सकती है। ठीक है, विधि बना सकती है धर्म आचरण, आर्थिक और राजनीतिक व सामाजिक सुधार के संबंध में। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो सरकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में विधि बना सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं के स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19, 20, 26 या 30। तो अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30 जो है वो सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 30 है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थानों के स्थापित करने, उनके प्रशासन एवं उनके संचालित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 20, 22, 25 या इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी देखा था कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 25। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है? तो अनुच्छेद 30, 31, 32 या 35। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है, जिसके तहत अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न 5 प्रकार की रिटों को जारी करते हुए हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने से बचाते हैं। ठीक है, और अगर हाई कोर्ट में ये व्यवस्था देखी जाए तो अनुच्छेद 226 के तहत है। ठीक है, यानी उच्च और उच्चतम दोनों ही न्यायालयों में इसकी व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? तो इसका सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, जब हमने अपने शायद पहले या दूसरे जब हमारा वीडियो था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर अंबेडकर जी के द्वारा पूछा जाता है कि संविधान का हृदय और आत्मा, तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा जाता है कि संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा जाता है, तो वो हो जाता है प्रस्तावना। ठीक है, लेकिन अंबेडकर जी के अनुसार अगर बात की जाए तो ये हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32। ठीक है, तो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। आगे देखते हैं, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हमने देखा था कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटों को जारी कर सकता है, जिसमें से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, और इसका अर्थ होता है स्व शरीर को प्रस्तुत करो। ठीक है, स्व शरीर को प्रस्तुत करो। ठीक है, इसके ये जो पूरा मामला था वो एक केस था कानू सान्याल वेस्ट जिला मजिस्ट्रेट का, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से संबंधित, उसमें ही ये पूरा निर्णय लिया गया था। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उसका अर्थ यही है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्यायालय में कार्रवाई के लिए अपने स्वयं को प्रस्तुत किया जाना होता है, ताकि जो भी कार्रवाई है चाहे वो सही हो गलत हो, तो उसके लिए जो सुनवाई है वो पूरी की जा सके। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर हम बात करते हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर बात की जाए तो इसका जो अर्थ है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्व शरीर को प्रस्तुत करो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो संपत्ति की हानि होने में, अतिरिक्त कर की वापसी में, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में, या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने में। तो यह की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ओके, तभी सुनवाई की जाएगी जब जो व्यक्ति है संबंधित उसको प्रस्तुत किया जाएगा संबंधित न्यायालय में। ठीक है, तो यह रिट जो संबंधित है वो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी से संबंधित है, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा या उत्प्रेषण? तो इसका सही उत्तर है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति लोक अधिकारी या फिर जो अधीनस्थ न्यायालय है, कोई सरकार या फिर निगम है, अपने अगर पद पर सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है परमादेश। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल वगैरह है जो हैं, या फिर जो निजी संस्थाएं हैं उनको छोड़कर। ठीक है, तो ये उनका अपवाद है, लेकिन हम आदेश देते हैं ये याचिका जो है उसका शाब्दिक अर्थ तो किसके लिए होता है? ये होता है परमा आदेश के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ठीक है, किसी सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो वह आता है आपका उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या अधिकार प्रेक्षा। तो वो होता है अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसका अर्थ जो है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति लोक पद को, ठीक है, तथा जो व्यक्ति है वो लोक पद को अवैध रूप से धारण कर लेता है, तब यह रिट अवैध रूप से पद धारण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दायर की जाती है। ठीक है, तो इसका जो सार है वो यही है कि जो अवैध रूप से अगर किसी सरकारी पद को कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो उसके विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है, ताकि उस सरकारी पद को बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मांग सकते हैं, और किसी व्यक्ति या संस्थान को उसके सार्वजनिक दायित्व या कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो यह जारी किया जाता है किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने कर्तव्यों का भली प्रकार से पालन नहीं करती है या अपने कर्तव्यों से उन्मुख होती है, तब ये रिट जो है वो जारी किया जाता है परमा आदेश, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1982 के संविधान 16वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1973 संविधान के 31वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसको एक विधिक अधिकार दे दिया गया था और मौलिक अधिकारों के 7 मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए। ठीक है, और इसको जगह दे दी गई भाग 12 के अनुच्छेद 300A में। ठीक है, तो इतनी बात इसमें याद रखनी है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार है, विधिक अधिकार है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जब ये 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत इसको हटा दिया गया था, तो तब ये मौलिक अधिकार न रहकर एक विधिक अधिकार बन गया था। तो इसका सही उत्तर है विधिक अधिकार। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, कौन से हैं? जो संवैधानिक अधिकार हैं लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है, तो वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो हमने अभी अभी देखा था कि संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है यह, लेकिन संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300A में जगह दे दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, मत देने का अधिकार होता है, तो ये एक राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, आर्थिक या कानूनी? तो यह एक नागरिक अधिकार है, यह प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, उसकी वो वोट दे सकता है। ये प्रश्न देखिए बहुत बार आ चुका है, अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि मत देने का अधिकार क्या है? तो ये एक नागरिक अधिकार है। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, या फिर धरना देने की आज़ादी? तो हमने इसको प्रश्न को देख चुके हैं कि इसमें हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस बात में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो केशवानंद भारती में, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद या सज्जन कुमारवाद? तो संविधान के केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में, जिसको पूरा नाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद है, तो उसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है, वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह जो अधिकार दिया गया वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में दिया गया था। ठीक, आगे देखते हैं, बहुत फेमस केस रहा था ये। इसको अगर हो सकेगा तो हम इस पूरे केस को, कि ये पूरा मामला था क्या, पूरा वाद क्या था, शुरुआत से लेकर पूरा अंत तक अच्छे से इसको एक अलग पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ध्यान में रखना है कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो विधिक के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? ठीक है, तो अभिव्यक्ति व स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं या कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, जिसमें से अनुच्छेद 15 के तहत अधिकार, 16 के तहत अधिकार, ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और विदेशियों को प्राप्त नहीं है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो अनुच्छेद 19 के तहत आती है, जिसके तहत ये अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। ठीक है, आगे देखते हैं, 6 वर्ष आयु से लेकर 14 वर्ष आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राजनीतिक जो DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें सम्मिलित है। मूल अधिकार में संवैधानिक अधिकार है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में इसको जगह दे दी गई थी। ठीक, और इसीलिए इसको कहा गया है कि ये मूल अधिकार है, 6 से 14 वर्ष आयु के बीच के सभी बच्चों को अनिवार्यतः शिक्षा प्रदान करने का अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो केवल उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च या उच्चतम न्यायालय दोनों में, जनपद न्यायालय या फिर उसके ऊपर के सभी न्यायालयों में। तो हमने अभी देखा था कि जितनी भी 5 प्रकार की रिट हैं, जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम शरण ले सकते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की। ठीक है, तो वो अपने 5 प्रकार की रिटों को जारी करते हैं उन मौलिक अधिकारों के हनन होने से। ठीक है, तो यानी ये अधिकार जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों को ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। ठीक है, आगे देखते हैं,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? किसका? अस्पृश्यता का। ठीक है, तो 16, 17, 18 या 15 तो हमने देख चुके हैं ये प्रश्न हम, कि अस्पृश्यता का अंत जो उन्मूलन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत है, जो कि समता के अधिकार के तहत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? रिट कौन जारी करता है? तो संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या चुनाव आयोग। तो हमने अभी देखा था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही शक्ति है इस संदर्भ में वो प्राप्त है संसद को, क्योंकि दोनों सदन से मिलकर बना है, इसीलिए यह शक्ति संसद को प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध आरोपित कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई थी? किसको? मूल अधिकारों को। तो ये दी गई थी भारत, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो मूल अधिकारों को हमने लिया है यूएसए से, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, और वहीं से सर्वप्रथम जो है वो संवैधानिक मान्यता इनको दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय और संसद। तो इसमें संशोधन की बात की गई है, और संशोधन कब हो सकता है? जब दोनों सदन होते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति होते हैं, तो यह हो जाता है संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। अगर मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो हमें संसद की आवश्यकता होगी, इसमें सक्षम कौन है? संसद। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि अब ये दिल्ली में भी लागू है, वो जम्मू कश्मीर में भी लागू है, सॉरी जम्मू कश्मीर में भी जो है ये अधिकार अब लागू है, JNK में भी ये अधिकार लागू है। पहले ये लागू नहीं था जब 370 लगता था, लेकिन 370 को हटाने के बाद, ठीक है, जो सूचना का अधिकार है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो अब JNK यानी जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नहीं पूछा है। तो AK गोपालन का मामला, केशवानंद भारती का मामला, SC मेहता का मामला और गोलकनाथ का मामला। तो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ का जो मामला था उसमें ये माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन जबकि जो केशवानंद भारती केस आया था बनाम केरल राज्य का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना पूर्व का निर्णय परिवर्तित किया और कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसका सही उत्तर है डी, गोलकनाथ का मामला। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 की व्यवस्था है सामाजिक समता, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक। तो सामाजिक समता की बात करता है अनुच्छेद 17 और 18। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत, ये दोनों ही जो है वो सामाजिक समता की बात करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी अर्थ न्यायिक या फिर सामाजिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण लेख या फिर निषेध। परमादेश को हमने देखा था कि जब कोई लोक अधिकारी या फिर जो कर्मचारी है वो अपने कार्य को अच्छे से नहीं करता है, तो उसके कर्तव्यों को याद दिलाने और उसका पालन कराने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कौन सी रिट जारी करता है? परमादेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण या अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो 15, 18, 21 या 30। तो अनुच्छेद 18। वैसे अगर देखा जाए तो जो उपाधियों का अंत है वो किया गया है अनुच्छेद 18 के तहत, लेकिन यह जो उपाधियां हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सब जो दी जाती हैं वो दी जाती हैं अनुच्छेद 18 के तहत, क्योंकि यह कोई ऐसी उपाधि नहीं है, यह अखिल भारतीय उपाधि हैं और यह किसी विशेष व्यक्ति को ही दी जा सकती हैं जिसमें कुछ शर्तों का या जो कुछ गुणों को रखता हो। ठीक है, तो ऐसे करके इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चनों को आज देखा है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, और काफ़ी एक अगर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन को भी हमने इंक्लूड किया है ताकि एक दो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ही मिल सकें। तो इस तरीके से आज हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आज का जो रिवीजन है वो आपका इस टॉपिक से अच्छा हो गया होगा इन प्रश्नों के माध्यम से, और आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो समस्त टॉपिक है, जो समस्त सिलेबस है, उसको ऐसे ही प्रश्नों के माध्यम से हम पूरा करा सकें, ठीक है, और आपका अच्छे से रिवीजन हो सके और अंततः एक अच्छा प्रश्नों का संग्रह आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज का कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप टेलीग्राम से हम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप सारे कंटेंट की, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हो, चाहे वो पॉलिटी का कंटेंट हो, आप सभी का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़कर ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी का स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।